ऐसी टर्मिनल इलनेस का पता चला था जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसने उसके दिनों को गिन दिया था। तब से वह बार बार अपना पसंदीदा गेम खेल रहा था और अब 2 साल बाद मरने का समय आखिरकार आ पहुंचा था। लेकिन उससे पहले वह इस गेम को आखिरी बार खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने एक नया गेम शुरू किया और अपने लिए एक कैरेक्टर बनाया। एक से ज्यादा जीनियस ट्रेट चुनने की कीमत चुकानी पड़ती थी। उसके कैरेक्टर को एक नेगेटिव ट्रेट भी लेना था। उसने 2 जीनियस ट्रेट्स चुने और बदले में उसका कैरेक्टर टर्मिनली इल हो गया। चेन को कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वह खुद भी टर्मिनली इल था। जैसे ही उसने कैरेक्टर क्रिएशन पूरा किया, अगली ही घड़ी उसे खींच लिया गया। न कोई चेतावनी, न कोई लोडिंग स्क्रीन, बस सीधा उस धिक्कार भरे गेम के भीतर। और ऐसे ही वह अंदर पहुंच गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक भव्य शयन कक्ष में पाया। वह हैरान था और सोचने लगा कि यह जगह कहाँ है। एक अजीब सी डेजा व्यू की अनुभूति ने उसे घेर लिया। वह कमरे में टहलता हुआ एक दर्पण तक गया। दिल में भय समा गया। क्या वह सबसे बुरे कैरेक्टर में बदल गया है? इस गेम में उसका नाम था नॉक्स। उसे समझ नहीं आया कि यह नाम क्यों आया, बस इतना कि शुरुआत किसी टक्कर की तरह लगी। यहाँ उसका पूरा नाम था नॉक्स वॉन राइनहाफर, इनर लुनेटिक की तीसरी डार्क रिनाउंड फैमिली का सदस्य। इस फैमिली का दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लुनेटिक से गहरा रिश्ता था। वह राइनहर फैमिली में 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। ये ब्लड लाइन पीढ़ियों से मैजिक और सोर्ट्समैनशिप में प्रतिभाशाली चिल्ड्रन को जन्म देती आई थी। लेकिन नॉक्स ही अकेला ऐसा था जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था। उसने अपनी कमजोरी से नफरत करनी शुरू कर दी। हताशा में उसने डेविल से एक फॉरबिडन पैक्ट किया और इस तरह वह इनर लुनेटिक की कहानी का सबसे नोटोरियस विलन बन गया। हीरो सन्न रह गया कि वह अब सचमुच नॉक्स बन चुका है। उसने खुद से पूछा कि क्या यह सब सिर्फ एक ड्रीम है। इस कैरेक्टर की उम्र मात्र 14 साल थी। उसकी एलिमेंटल एफिनिटी थी डार्कनेस। लेकिन जब उसने स्टेटस विंडो खोला तो थोड़ी खुशी हुई, पर तभी देखा कि उसकी स्टेमिना बस लेवल 2 पर थी। उसने फिर अपनी नेगेटिव ट्रेट्स देखी, वॉइड रेवलेशन, टर्मिनली इल, कर्स ऑफ द वीक और फ्रीक्वेंट सिकनेस, जिसमें कोल्ड हैंड्स और फीट जैसे लक्षण थे। वह शॉक में पड़ गया। यही तो वही कैरेक्टर था जिसे उसने खुद बनाया था। उसने गुस्से में चिल्लाया। वह असली लाइफ में टर्मिनली इल था और अब गेम में भी फिर से मर रहा है। इस बार उसके कैरेक्टर के पास जीने के लिए केवल 1 साल था। वह याद नहीं कर पा रहा था कि उसने यह ट्रेट क्यों चुना था, लेकिन कुछ सोचने के बाद याद आया। उसने ऐसा कैरेक्टर बनाया था जो उसी की तरह टर्मिनली इल हो। उसे याद आया कि वह अपने मेसी डेस्क पर बैठा था, डाइंग, और सहारा देने वाला कोई नहीं था। उस पल उसे क्या पता था कि वह सचमुच उसी कैरेक्टर में बदल जाएगा जिसे उसने खुद बनाया। अचानक एक नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था, मेल बॉक्स में एक अनरेड मेल है, क्या वह देखना चाहता है? उसने तुरंत खोल दिया। मेल में किसी ने उसे उसके असली नाम चान और उसके गेम नेम नॉक्स दोनों से पुकारा। वह दंग रह गया। कोई उसकी असली आइडेंटिटी जानता था। यू चान, वह नाम जो उसके पेरेंट्स ने दिया था, जिनका ठिकाना अब अननोन था। वह गहरे विचारों में डूब गया। जिसने भी उसे यहाँ लाया है, उसे उसकी उस बीती लाइफ के हिस्से का ज्ञान अवश्य है जिसे वह भूल चुका था। मैसेज में लिखा था, यू डोंट रिमेम्बर मी बट आई नीड टू से दिस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, यू डिड वेल ओवर द लास्ट 2 years, यू डिजर्व टू बी हियर, वेलकम बैक टू द गेम। वह स्क्रीन को घूरता रह गया। उसे एक लाइन पर अटका, वेलकम बैक। क्या मैसेंजर यह बताना चाहता था कि उसकी ओल्ड वर्ल्ड अब खत्म हो चुकी है और यही जगह उसकी न्यू रियलिटी है? मैसेंजर ने जवाब दिया कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसे सलाह दी जाती है कि वह एल्डेन एकेडमी ज्वाइन करे। वहीं से उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी और पूरी कोशिश करनी होगी कि मेन स्टोरी के अनुसार आगे बढ़े। तभी उसके सामने पूरा ट्रूथ अपने आप रिवील होगा। वह पूरी तरह कंफ्यूज था और अपने थॉट्स को सोर्ट करने के लिए समय चाहता था। उसे याद आया कि वह अब गेम इनर लुनेटिक का फाइनल बॉस बन चुका है, लेकिन उससे उम्मीद थी कि वह मेन स्टोरी लाइन फॉलो करे और चाहे वह कहानी को किसी भी तरह देखे, उसका अंत हमेशा एक ही होता है, डेथ। वह सोचता है कि चाहे इनर लुनेटिक उसकी नई रियलिटी बन चुका हो, पर क्या इसका मतलब यह है कि वह अपनी मेमोरीज वापस पाने की कोशिश छोड़ दे? उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह मेन स्टोरी लाइन पर ही टिकेगा और इसी सफर में अपनी खोई हुई मेमोरीज वापस पाएगा। उसे समझना है कि वह इस दुनिया में क्यों है और सबसे जरूरी बात, उसे जिंदा रहना है। और अगर सर्वाइवल का मतलब सच्चा विलन बनना है तो वह उस राह पर भी चलने को तैयार है। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो लगता है उसकी पुरानी जिंदगी से बहुत कुछ बदला नहीं है। 2 साल पहले उसने अपनी सारी मेमोरीज खो दी थी और वह टर्मिनली इल था। हर दिन मौत के साए में जीना पड़ता था। बस फर्क इतना है कि अब मंच बदल गया है। वह दुनिया जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानता है, वही सिस्टम से आज की तारीख पूछता है। सिस्टम जवाब देता है, इट्स द 4th of February
1812। ये सुनते ही उसे समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वह सोचता है क्यों ना अभी अपनी 28वीं क्लियर अटेम्प्ट शुरू कर दे। जैसे ही वह दरवाजा खोलने बढ़ता है उसकी कलाई में तेज दर्द उठता है। सिस्टम बताता है कि उसकी एक नेगेटिव ट्रेट एक्टिवेट हो गई है। लगातार बीमारी के असर से उसे रिस्ट इन्फ्लेमेशन लेवल 1 हो गया है। सिस्टम सलाह देता है कि वह आराम करे और ठीक होने का समय दे। ये सुनकर वह गुस्से में बुदबुदाता है, इस बॉडी में आखिर गड़बड़ क्या है, इतनी फ्रेजाइल क्यों है। अपनी हालत में उलझा हुआ वह अचानक एक यंग फीमेल हाउसमेट से टकरा जाता है। वह जमीन पर गिरती है और तुरंत यंग मास्टर से माफी मांगती है। वह उसके चेहरे को याद करने की कोशिश करता है। भूरे बाल और हल्की नारंगी आंखें। यह चेहरा जाना पहचाना लगता है। क्या यह रोना है? वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है, कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे सिर्फ इतना याद है कि इस कैरेक्टर ने अक्सर नॉक्स के पीछे बुरा बोला था। फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की गपशप करती होगी। नॉक्स भले ही विलन है पर वह उसे माफ कर देता है और बस चेतावनी देता है कि दोबारा यह गलती ना हो। कुछ पल के लिए वह अपनी असली पर्सनैलिटी भूल जाता है और रोना को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन जल्द ही उसे याद आता है कि उसे पागल और खतरनाक बनकर रहना है। वह चुप हो जाता है और अपनी चुनी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। तभी नौकरानी झिझकते हुए पूछती है कि यंग मास्टर इतनी सुबह कहाँ जाने वाले हैं? नॉक्स जवाब देता है, प्रैक्टिस हॉल। पास खड़े सारे नौकर चौंक उठते हैं। फिर वह रोना से कहता है कि वह भी साथ चले। रोना उत्साहित तो होती है लेकिन डरती है कि कहीं उसका मालिक उसे पीटने तो नहीं ले जा रहा। प्रैक्टिस हॉल की ओर चलते हुए नॉक्स अपने हालात पर विचार करता है। मौत का एहसास कर लेने के बाद अब वह जान चुका है कि दोबारा मरना नहीं चाहता। अगर उसे सरवाइव करना है तो इस नई दुनिया में जल्दी ढलना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास कोई चांस नहीं। जिसने गेम 27 बार खेला है वो इसके ज्यादातर हिडन मैकेनिक्स जानता है। वह तुरंत स्टेटस विंडो पर नजर डालता है। इनर लूनाटिक। सिस्टम बताता है कि इनर लूनाटिक की स्टोरी लाइन में एंजल्स और डीमंस एम्पायर के साथ भिड़ते हैं और इसका मैसिव फैंडम पूरी दुनिया में फैला है। इस गेम की सबसे अनोखी बात थी इसके विशाल कस्टमाइजेशंस, जिससे हर प्लेयर अलग अलग प्ले स्टाइल्स आजमा सकता है। ऑर्डिनरी और टैलेंटेड जैसे ट्रेड्स कई बार दिए जा सकते हैं, लेकिन जीनियस ट्रेड्स आमतौर पर सिर्फ एक ही मिलते हैं। लड़का सोचता है कि जीनियस ट्रेड्स किसी भी फील्ड की छोटी तक पहुंचने का रास्ता आसान बना देते हैं, और फिर भी उसके पास 2 जीनियस ट्रेड्स हैं। उसे याद है कि गेम में एक कॉन्सेप्ट था जिसे कहते हैं ट्रेड पेनल्टीज, यानी लिमिट से ज्यादा ट्रेड्स लेने पर कैरेक्टर पर बोझ। लेकिन सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठाकर 2 जीनियस ट्रेड्स लेना संभव था। उसके ट्रेड्स थे सोर्ड्समैनशिप जीनियस और कॉम्बैट जीनियस। इनसे उसे सुपीरियर तलवारबाजी की स्किल मिलती और वह सोर्ड मास्टरी के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच सकता था। इसके अलावा उसके पास था माना सेंसिटिविटी जीनियस, जिससे वह मैजिकल एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता और उसकी स्पेल कास्टिंग और भी तेज और असरदार बनती। नॉक्स जानता था कि और भी कई ट्रेड्स हैं जो उपयोगी हो सकते हैं। वह सिस्टम डिटेल्स पढ़ना जारी रखता है और फिर उसे एक और पर्क दिखता है। क्योंकि वह अब मेन कैरेक्टर है, वह दूसरों के स्टेटस विंडोज भी देख सकता है। वह एक और ट्रेड देखता है, मास्टर ऑफ एक्टिंग। इसका मतलब यह कि किसी भी परिस्थिति में कन्विंसिंगली एक्ट करना उसके लिए आसान है और यह स्किल उसके हालात में बहुत क्रूशल है। दूसरा ट्रेट है स्टील मेंटालिटी, जो कॉम्बैट के दौरान एक्टिवेट होने पर उसे हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी काम और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखता है। लेकिन असली समस्या नेगेटिव ट्रेट्स में है। उनमें सबसे खतरनाक है टर्मिनली इल, और यही अकेली समस्या नहीं। सिस्टम खुद मजाक उड़ाता है कि वह प्रैक्टिकली एक चलती फिरती हॉस्पिटल ही है। सिस्टम यह भी बताता है कि जिन लोगों के हाथ पांव ठंडे रहते हैं उनके लिए आईसी एरियाज में बिना वार्मिंग स्किल के सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल है। ऊपर से फ्रीक्वेंट सिकनेस ट्रेट का मतलब है कि हर चैप्टर में वह इलनेस की वजह से कम एक बार फेंट होगा। वह गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है कि कोई चॉइस नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप फेस करना होगा। अचानक रोना रुक जाती है और बताती है कि वे प्रैक्टिस हॉल पहुंचने वाले हैं। वह पूछती है, क्या सच में यंग मास्टर अंदर जाने वाले हैं? नॉक्स चुपचाप दरवाजा खोलता है। डोर खुलते ही सिस्टम एक नया ऑब्स्टिकल बताता है, कर्स ऑफ द वीक। ये कर्स जन्म से ही उस पर लगा है। नतीजा यह कि उसकी ग्रोथ रेट 50% कम है और एनिमी डिबफ्स का असर उस पर 2 गुना। यंग मास्टर सोच लेता है कि सबसे पहले इस कर्स को हटाने का रास्ता ढूंढना होगा। ट्रेनिंग हॉल के भीतर प्रैक्टिस करते हुए उसे बार बार यही एहसास होता है, चाहे कितनी बार सोच ले, नतीजा एक ही है, वह डूम्ड है। स्टोरी की शुरुआत पढ़ने जैसा यही उसकी आखिरी सोच बन जाती है। इतना सब पढ़ने के बाद अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ता है। अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाता है। अब उसे अपनी लिमिट साफ दिखती है। वह 10 बार से ज्यादा सोड भी नहीं घुमा सकता। उसे अंदाजा ही नहीं था कि कर्स ऑफ द वीक
उसे इतना कमजोर बना देगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह धीरे धीरे खड़ा होता है और चारों ओर देखता है। पास में वेपन्स का बड़ा कलेक्शन दिखाई देता है। सिस्टम बताता है कि यह राइनर फैमिली की ओरिजिन की वजह से है और उसे सोर्ड से शुरू करने की सलाह देता है। सिस्टम यह भी समझाता है कि राइनहर्ड लाइनिएज को कई टाइटल्स दिए गए हैं, लेकिन सबसे फेमस है हाई हाउस ऑफ द ब्लेड एंड डार्कनेस। इसकी वजह है उनके अनोखे सोर्ड स्किल्स, जिनमें डार्क एट्रीब्यूट मैजिक को ब्लेड में चैनल करके एनिमीज को काटा जाता है। ये सब संभव हुआ है कमांडर्स ब्लेड की वजह से, जिसे टायरेनिकल ब्लेड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। ये सोर्ड हर जनरेशन में फैमिली हेड को मिलती आई है। नॉक्स सोचने लगता है कि इसका उससे क्या लेना देना। सोर्ड्समैनशिप के अलावा नोबल हाउसहोल्ड में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा है वेल्थ। नॉक्स असली वैल्यू ऑफ मनी समझता है और ऑनेस्टली थ्रिल्ड है कि उसके पास यह सब है। राइनहर फैमिली स्टोरी की सबसे महान नोबल फैमिलीज में से एक है और इसका मतलब है वे बेहद रिच हैं। नॉक्स जैसे यूजलेस यंगेस्ट सन के पास भी इतनी वेल्थ है कि बिना काम किए पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। उसे पूरा यकीन है कि उसका फादर टेयाओ परवाह नहीं करेगा कि वह पैसे वाइजली खर्च करता है या नहीं। सच तो यह है कि नॉक्स वैसे भी वेस्टफुल नोबल एयर की इमेज में फिट नहीं बैठता। उसका कैरेक्टर आर्किटाइप पहले से क्लियर है, लेकिन उसने ठान लिया है कि इस एडवांटेज का हर हिस्सा यूज करेगा जब तक रोना उसका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर देती। फिर भी उसे डर है कि शायद वह उसकी अजीब डिमांड को मानने से मना कर दे। कुछ मिनट पहले रोना वुडन सोर्ड, टॉवल और पानी लेकर आई थी। उसने यह सब देते हुए पूछा था कि क्या वह सच में एक्सरसाइज करने वाला है। उसने रोना से पूछा था कि आसपास कोई और है या नहीं, और फिर उसे पास आने को कहा। नर्वसली वह पीछे हटी, सोचते हुए कि शायद मास्टर उसे मारने वाला है। नॉक्स ने उसे शांत किया और कहा कि कान पास लाए, उसे कुछ विस्पर करना है। विस्पर खत्म होते ही रोना स्टन्ड रह गई। उसने कहा कि उसके सारे आइडियाज टोटल गार्बेज हैं, लेकिन नॉक्स ने बस उसे शट अप कहा और काम निकालने को बोला। रोना ने हाँ कह दी, मगर वार्निंग दी कि दोबारा उस पर चिल्लाए नहीं। इसके बाद वह ट्रेनिंग हॉल से बाहर भाग गई, ये कहते हुए कि मास्टर बिल्कुल नहीं बदले। अब हॉल की स्टिलनेस में नॉक्स सोच रहा है कि रोना कितनी फास्ट होगी, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वह चीज कल तक आ ही जाएगी। वह उस चाय को पीता है जो रोना लेकर आई थी और सोचता है कि उसे इस कर्स और स्टैमिना की समस्या का कोई सोल्यूशन जल्दी चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी ओवरवेलमिंग होंगी। तभी हेड बटलर रोबेल ट्रेनिंग हॉल में प्रवेश करता है और पोलाइटली ग्रीट करता है। किसी वजह से उसका देखना नॉक्स को थोड़ा सरप्राइज कर देता है। सिस्टम तुरंत बताता है कि रोबेल राइनहर एस्टेट के मेन मैनेजर्स में से एक है और इसे केयरलेसली हैंडल नहीं किया जा सकता। वह नॉक्स के पिता और फैमिली हेड टियाओ का एडवाइजर भी है। नॉक्स समझ जाता है कि रोबेल से डील करना आसान नहीं होगा। उसे पता है कि आमतौर पर उसके पिता उसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अब वह सोचता है कि क्या रोबेल ने कुछ अनयूजुअल महसूस किया है। नॉक्स जानता है कि इसे कैसे हैंडल करना है। वह रोबेल की ओर देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, जबकि उसे पिता के पास जाना चाहिए। तुरंत वह अपनी मास्टर ऑफ एक्टिंग ट्रेट एक्टिवेट करता है। रोबेल जवाब देता है कि वह फैमिली हेड के आदेश पर आया है और उसे कुछ रिपोर्ट करना है। वह बताता है कि उसे टुनाइट्स डिनर में शामिल होने का इंस्ट्रक्शन मिला है। नॉक्स कंफ्यूज्ड है। वह इस फैमिली के बारे में बहुत कम जानता है, इसलिए यह अनयूजुअल लगता है। वह रोबेल से पूछता है कि क्या यह कोई जोक है। वास्तव में यह सरप्राइजिंग है कि उसके पिता अचानक उसे डिनर में बुलाना चाहते हैं। नॉक्स इनविटेशन फ्लैट आउट रिफ्यूज कर देता है। मैनेजर थोड़ी देर रुकता है, ये सोचते हुए कि फैमिली हेड ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों दे। रोबेल फिर समझाता है कि स्टाइलिनर फैमिली की एक गेस्ट आई है नाइट ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर यंग मास्टर डिनर में शामिल नहीं होगा तो यह उसके पिता को गुस्सा दिलाएगा। तभी नॉक्स समझ जाता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर है। रोबेल अपनी आंखें नैरो करता है और पूछता है कि क्या आज नॉक्स में कुछ अलग सा दिख रहा है। नॉक्स थोड़ा हेजिटेट करता है और लाइंस के बीच कुछ पढ़ने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि क्या रोबेल कोई हिंट दे रहा है। बटलर क्लैरिफाई करता है कि नॉक्स कभी खुद सोर्ड न उठाता था, लेकिन आज उसने ट्रेनिंग हॉल में खुद प्रवेश किया। वह शांत होकर पूछता है कि अचानक ये बदलाव क्यों आया। अनॉयड होकर नॉक्स अपनी आवाज उठाता है और कहता है कि एक सिंपल बटलर के लिए उसकी बाउंड्रीज ओवरस्टेप करना कभी नहीं चाहिए। जो कुछ भी वह करे या किसी भी वजह से करे, रोबेल का बिजनेस नहीं है। वह जोर देता है कि उसके चॉइसेस पर पूरा कंट्रोल उसका ही है। रोबेल थोड़ी देर बाव करता है और माफी ऑफर करता है। इसके बाद नॉक्स ट्रेनिंग हॉल छोड़ देता है, यह सोचते हुए कि क्या रोबेल ने कुछ सस्पिशियस नोटिस किया। मीनवाइल बटलर क्वाइटली डिसाइड करता है कि यह इंसिडेंट फैमिली हेड को रिपोर्ट करेगा। नॉक्स इतनी टेंस एनकाउंटर की उम्मीद नहीं करता था, थोड़ा एंग्शियस होता है। वह सोचता है कि संभावित कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और पीछे ग्लांस करता है यह चेक करने के लिए कि रोबेल अभी भी उसे देख रहा है या नहीं। वह सभी नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की कोशिश करता है और स्टाइलिनर फैमिली की यंग लेडी के बारे में सोचता है। उसका ट्रू पर्पस यहाँ आना क्या हो सकता है। उसी रात ग्रैंड डाइनिंग हॉल में प्रवेश करते ही फैमिली मेंबर्स उस पर मॉक करने लगते हैं। किसी ने उसे इडियट कह दिया और मजाक में बताया कि वह वाकई आया है, अब मील एंजॉय नहीं हो पाएगा। वे उसे टीज करते हैं, पूछते हैं
क्या अब भी उसे इस फैमिली पर रिग्रेट्स हैं, खासकर ट्विन ब्रदर्स हार्ट्स और एलन के बारे में। वह ओपन गॉसिप करते हैं कि उसने मेड को देखा और उसे लॉस्ट केस कहते हैं। नॉक्स क्वाइटली बैठता है और सोचता है उसने तो कुछ भी नहीं किया। अचानक डोर खुलता है और उसके पिता कैजुअली एंटर करते हैं। कहते हैं कि लगता है सभी यहाँ हैं। नॉक्स अपनी नजरें उन्हें पर डालता है और सोचता है वही है, ये है इस कैरेक्टर नॉक्स का फादर और राइनहेफर फैमिली का हेड। उनके साथ चलती है एक यंग और स्टनिंगली ब्यूटीफुल गर्ल। वह आगे बढ़ती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और कंपोज्ड स्माइल के साथ सबको ग्रीट करती है। टीओ फैमिली को बताता है कि तालिया ने नाइट ट्रेनिंग रिक्वेस्ट की है और वह कुछ समय के लिए एस्टेट में रहेगी। वह सबको वार्म वेलकम देने के लिए कहता है। सिस्टम तुरंत नॉक्स को नोटिफाई करता है वह इनर लूनेटिक की हीरोइन है। कैरेक्टर डेस्टिन्ड है फ्यूचर वर्जन ऑफ नॉक्स का विरोध करने के लिए। वह वही है जो अंत में उसकी चेस्ट में सोड सीधे घोंपेगी। टेओ नोटिस करता है कि नॉक्स भी अपीयर हुआ। नॉक्स अपने पिता की रिमार्क से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करता है और तालिया इसे भी नोटिस कर लेती है। फैमिली हेड सबको बोलता है कि वे खाना शुरू करें। टेबल के ऑपोजिट साइड से ट्विन ब्रदर्स लगातार उसे टॉन्ट करते रहते हैं। उनमें से एक अपने पिता से कहता है कि अब तय कर लेना चाहिए कि कौन अगला एल्डेन एकेडमी में जाएगा। टियाओ क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि अब ऐसा निर्णय लेने का सही समय है। सिस्टम उसे एल्डेन एकेडमी के बारे में जानकारी देता है, बताता है कि यह इनर लूनेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है। एकेडमी में स्टूडेंट्स को विभिन्न सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और डीमंस से लड़ना पड़ता है। यही इनर लूनेटिक की कोर स्टोरी लाइन है। सेब समझने के बाद नॉक्स भी निर्णय लेता है कि वह एकेडमी जाएगा। स्टोरी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वह समझता है कि उसे अब अपने अलाइज भी बनाने होंगे। टीओ अनाउंसेस करता है कि जैसा कि सभी जानते हैं, एल्डन एकेडमी में प्रत्येक फैमिली से केवल 3 ही इंडिविजुअल्स जा सकते हैं। यह रिस्ट्रिक्शन नोबल्स के इन्फ्लुएंस को लिमिट करने के लिए है। चूंकि उसने पहले 2 स्पॉट्स अपने फर्स्ट और सेकंड सन्स के लिए यूज कर दिए हैं, राइनहर फैमिली के पास एकेडमी के लिए केवल एक फाइनल एंट्रेंस टिकट बचा है। नॉक्स डिटर्मिन्ड है। अलायंसेस बनाने से पहले वह जानता है कि उसे फाइनल एंट्रेंस टिकट हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना होगा। टियाओ डिक्लेयर्स करता है कि यही कारण है कि उन्होंने फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो करने का निर्णय लिया। नॉक्स एक्साइटेड हो जाता है और अपने पिता से कहता है कि लगता है आप ब्रदर्स के बीच बैटल का सजेशन दे रहे हैं। उनके पिता सरप्राइज्ड हैं कि नॉक्स सबसे पहले रिएक्ट कर रहा है। टियाओ तारीख भी अनाउंस करता है, ये ड्यूअल 1 महीने बाद होगा। फादर आगे बताते हैं कि अगला एकेडमी अटेंडी प्रैक्टिस हॉल में ड्यूअल के जरिए तय होगा। ट्विन ब्रदर्स नॉक्स को मॉक करते हैं। एक कहता है कि वह शांत रहे, नहीं तो खुद को ह्यूमिलिएट्स करेगा। दूसरा टॉन्ट करता है कि वीक फूल्स जैसे नॉक्स जो कभी सोड भी नहीं उठाए उनका सामना नहीं कर सकते। सरप्राइजिंगली नॉक्स काम और कंपोज्ड रहता है। वह कहता है कि वे जितना चाहें टॉक कर सकते हैं। ड्यूल से पहले वह फोकस्ड है क्योंकि यह ट्रायल उसे एंट्रेंस टिकट सिक्योर करने के लिए पार करना है। नॉक्स कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वह एल्डेन एकेडमी जाएगा। टियाओ अपने बेटे की इंटरैक्शंस देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वहीं तालिया विजिबली इम्प्रेस्ड है यंग मास्टर की कॉन्फिडेंस से और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट दिखने लगता है। ये ट्विन ब्रदर्स की जेलसी को स्पार्क करता है। नॉक्स जल्दी समझ जाता है कि उसने किसी की अटेंशन अट्रैक्ट कर ली है जिसे शायद अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। डिनर के बाद टियाओ अपने ऑफिस में रोबेल के रिपोर्ट्स पढ़ता है। टियाओ कहता है कि जैसा रोबेल ने रिपोर्ट किया था वाकई लगता है कि नॉक्स में कुछ बदल गया है। रोबेल इस असेसमेंट से अग्री करता है। टियाओ रिफ्लेक्ट करता है कि यदि उसने खुद आज की इवेंट्स विटनेस नहीं की होती तो वह उन्हें विश्वास नहीं करता। वह सोचता है कि आखिर अचानक बदलाव का कारण क्या हो सकता है और यहाँ तक कि नॉक्स के डीमन द्वारा पोजेस्ड होने की संभावना भी कंसिडर करता है। किसी भी वजह से नॉक्स ने उसकी पूरी अटेंशन कैप्चर कर ली है। फैमिली हेड सिचुएशन समझता है और रोबेल को निर्देश देता है कि नॉक्स को क्लोजली मॉनिटर करे। अगले सुबह यंग मास्टर पहले से ही प्रैक्टिस हॉल में होता है। मेड्स 1 महीने बाद होने वाले ड्यूअल के बारे में गॉसिप कर रही हैं। वे यह भी सोचती हैं कि नॉक्स हमेशा सिर्फ दौड़ क्यों रहा है। नॉक्स कोशिश करता है कि उनकी बात समझे, लेकिन जल्दी ही रियलाइज करता है कि उसके पास लाइंस के बीच पढ़ने की इंट्यूशन नहीं है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका स्टैमिना स्टैट 0.1% बढ़ा है। मिनिमल इंप्रूवमेंट देखकर वह शॉक्ड है। नॉक्स डिसाइड करता है कि वह रन करेगा क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस स्टैमिना है। सिस्टम बताता है कि सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस का उपयोग तभी अनलॉक होगा जब स्टैमिना स्टैट लेवल 4 तक पहुंचे। वह नोट करता है कि यदि कोई उसकी करंट वीकनेस वाला नहीं होता तो वह इसे बिना किसी इश्यू के यूज कर सकता। कर्स ऑफ द वीक अभी भी इफेक्ट में होने की वजह से वह जल्दी थक जाता है। वह डिस्कवर करता है कि सिर्फ 1 महीने में स्टैमिना को 1.9 पॉइंट्स बढ़ाना ही कितना मुश्किल था। सिस्टम याद दिलाता है कि कर्स ऑफ द वीक एक डिबिलिटेटिंग कर्स है जो उसकी ग्रोथ रेट को आधा कर देता है। यही कारण है कि इतना रन करने के बावजूद वह केवल 0.1% स्टैमिना बढ़ा पाया। इसके साथ ही उसका टर्मिनली इल ट्रेड भी
ग्रोथ रेट को प्रभावित करता है। नॉक्स को समझ आता है कि दूसरों के पेस को पकड़ने के लिए उसे 4 गुना मेहनत करनी होगी। वह सोचता है कि उसके लिए सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसकी स्टेमिना अब 15 और माना 30 तक पहुंच गई है, लेकिन टर्मिनली इल ट्रेट की वजह से 15 ही मैक्सिमम स्टेमिना है। नॉक्स इस चिंता को फिलहाल साइड में रख देता है। तभी रोना आती है, वह सारी सप्लाईज लेकर जो उसने कल रिक्वेस्ट की थी। नॉक्स इम्प्रेस्ड है, वह इतनी तेज है जितना उसने सोचा भी नहीं था। उसे लगता है कि अब वह रियल प्रोग्रेस कर पाएगा। अब केवल यही सवाल बचता है कि लिमिट को कैसे तोड़ा जाए और स्टेमिना लेवल 4 तक कैसे पहुंचे। वह रोना द्वारा लाए गए सप्लाईज को देखता है और कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि अपनी नॉलेज से इसे सॉल्व कर सकता है। वह इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है और मिक्सचर को एक बॉटल में डालता है। रोना क्यूरियस होकर पूछती है कि उसे इतनी सारी आइटम्स की जरूरत क्यों है। नॉक्स बताता है कि पॉइजन हैंडल करना मुश्किल है, इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव हैं और अधिकतर लोग इन्हें सही तरीके से यूज करना नहीं जानते। रोना विजिबली सरप्राइज्ड होती है। नॉक्स फिर मिक्सचर पी लेता है। रोना तुरंत अलार्म्ड हो जाती है क्योंकि यह पॉइजन है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने पॉइजन ऑफ द 3-हेडेड गॉर्गन कंज्यूम कर लिया है और इसके कारण उसकी हेल्थ टेम्परेरीली 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगी। साथ ही सिस्टम डेथ काउंटर स्टार्ट कर देता है। केवल 10 मिनट बचे हैं। रोना पैनिक में हेड बटलर को बुलाना चाहती है, लेकिन नॉक्स उसे रोक देता है। वह फिर कोर खा लेता है जिसे नॉर्मली कंज्यूम नहीं किया जाता। रोना और ज्यादा डर जाती है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने गोलेम्स कोर इंजेस्ट कर लिया है और अब उसका शरीर धीरे धीरे पेट्रीफाई होने लगेगा। अचानक सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है, हिडन पीस एक्टिवेटेड। पॉइजन और गोलेम्स कोर की रिएक्शन शुरू हो जाती है। नॉक्स को सेटिस्फैक्शन होता है कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली गोलेम्स कोर का यूज इंडिविजुअल्स को पेट्रीफाई करने, डिफेंसिव स्टैट्स बूस्ट करने या आर्टिफिशियल गोलेम्स बनाने के लिए होता है, लेकिन जब इसे 3-हेडेड गॉर्गन के पॉइजन के साथ मिक्स किया जाता है तो स्पेशल रिएक्शन होती है। पॉइजन डाइल्यूट हो जाता है। फिर आता है सबसे क्रिटिकल मैसेज, कर्स ऑफ द वीक लिफ्ट हो गया। नॉक्स ओवरजॉयड है। रोना अब भी डरती है कि यंग मास्टर कभी भी मर सकता है। नॉक्स जानता है कि अभी एक स्टेप बाकी है। वह अपनी शर्ट अनबटन करता है, जो रोना को और अधिक टेरिफाई करता है। रोना एंग्शियस और क्यूरियस है, जानना चाहती है कि अगला स्टेप क्या होगा। सरप्राइज के लिए नॉक्स पॉइजन को अपने सिर पर डाल देता है। सिस्टम इमीडिएटली नोटिफाई करता है कि उसने ड्यू ऑफ द रिमेम्बरिंग फेरी यूज किया और गोलेम्स कोर के पेट्रिफिकेशन इफेक्ट्स वैनिश हो गए। ये कोर के साथ रिएक्शन कर रहा है। नॉक्स के लिए ये प्रोसेस एक अनयूजुअल तरह का हीलिंग जैसा लगता है। सिस्टम बताता है कि हिडन पीस एक्टिवेटेड हुआ है और यूजर को टेम्पोरेरीली ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ ट्रेट मिलेगा। सब कुछ नॉक्स की योजना के अनुसार अनफोल्ड होता है। सिस्टम पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दिखाता है। अब केवल एक आइटम बचा है, रैपिड स्टेमिना ग्रोथ स्क्रोल। नॉक्स बिना हेजिटेशन के इसे टीयर कर देता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि स्क्रोल सक्सेसफुली यूज हो गया है और अब स्टेमिना ग्रोथ रेट डबल हो जाएगी। नॉक्स सोचता है कि उसने फाइनली कर्स एलिमिनेट कर दिया है। ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ के कारण टर्मिनली इल ट्रेट के डीबफ्स सप्रेस हो गए हैं और स्क्रोल के इफेक्ट से अब उसका करंट ग्रोथ रेट मोस्ट इंडिविजुअल्स की तुलना में डबल है। इसका मतलब है कि वह अपनी स्टेमिना स्टैट बहुत तेजी से बढ़ा पाएगा। अचानक नॉक्स रोना को पकड़ता है और उसे चूम लेता है। शॉक्ड रोना उसकी ओर देखती है और इंटरनली सोचती है कि क्या यंग मास्टर सच में ठीक है। वह उसे चिल्लाती है, कहती है कि जब उसने अचानक अपने कपड़े उतारने शुरू किए उसे लगा कि शायद उसके सिर में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। नॉक्स फिर उसे टॉवल लाने का आदेश देता है। स्टिल कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड रोना वहां खड़ी रहती है, क्यूरियस कि आखिर उसके यंग मास्टर के साथ क्या हो रहा है। नॉक्स सोचता है कि अब जबकि कर्स लिफ्ट हो चुका है शायद उसे उसके साथ थोड़ा जेंटल होना चाहिए। वह कहता है कि वह ठीक है। रोना पूछती है कि क्या वह एब्सोल्युटली श्योर है कि सब ठीक रहेगा, भले ही उसने हेड बटलर को न बुलाया हो, और अलाउड सोचती है कि क्या उसे रेस्ट नहीं करना चाहिए। नॉक्स अश्योर करता है कि अब सब ठीक है। स्टिल पजल्ड वह फिर से पूछती है कि उसका अगला कदम क्या होगा। नॉक्स कामली रिप्लाई करता है कि वह बस दौड़ेगा। गार्डन में नॉक्स दौड़ना शुरू करता है और रोना उसके पीछे दौड़ती है, हाथ में टॉवल लिए। उसकी विंडो से तालिया ये सीन देखती है, पजल्ड कि कोई इतना वीक होने के बावजूद अपने भाइयों के साथ मैच क्यों स्वीकार करता है। तो मार्केट का हाल देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन क्यों स्वीकार करता है। उसकी मेड एमा धीरे से रिमाइंड करती है कि राइनहेफर के यंगेस्ट सन को ओपनली मत देखो, यह इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। लेकिन तालिया अब भी कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आता कि नॉक्स बिना सोड लिए सिर्फ लगातार दौड़ता रहता है। वह याद करती है कि राइनहर के अन्य नाइट्स ने भी उसे ट्रेन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सभी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। वह कन्विंस्ड है कि 1 महीने में वह हार जाएगा और यही अंत होगा। फिर भी वह यंग मास्टर को लेकर कंसर्न महसूस करती है। अपनी फीलिंग्स सप्रेस न कर पाते हुए वह कहती है कि वह अभी वापस आती है और सीधे नॉक्स के पास जाती है। नॉक्स टेकन अबैक है और सोचता है
कि वह उसे क्यों ढूंढने आई। वह ब्लंटली पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। तालिया स्लाइटली ऑफेंडेड सोचती है कि उसके कोल्ड एटीट्यूड के पीछे क्या है। फिर भी वह खुद को समझाती है कि शायद नॉक्स उसकी ब्यूटी देखकर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। वह फिर उसे पूछती है कि क्या वह सच में सर्टेन है कि अपने ब्रदर्स को हरा सकता है, और क्या यही कारण है कि उसने मैच एक्सेप्ट किया। क्या वह सच में मानता है कि बस ऐसे दौड़कर उसका कोई चांस है। रोना साइलेंटली तालिया की डाउट से अग्री करती है। तालिया हेल्प ऑफर करती है, लेकिन केवल तभी अगर नॉक्स उसे एक्सेप्ट करे। वह ऑफर आउटराइट रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि गेट लॉस्ट, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्यूरियस होकर वह पूछती है कि क्या यही तरीका है किसी को असिस्टेंस ऑफर करने पर ट्रीट करने का। रोना जेंटली एडवाइस करती है कि अगर वह ऐसे बोलेगा तो गर्ल्स उसे डिसलाइक करेंगी। अनॉयड तालिया स्नैप्स कि वह उसकी ऑफर फॉरगेट कर सकता है और अपने तरीके से काम करे। रोना साई करती है और कहती है कि इससे सब चीजें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। नॉक्स प्रोसीड करता है और सिस्टम से तालिया की इंफॉर्मेशन चेक करता है। वह उसके ट्रेड्स पढ़ता है और समझता है कि वह इनक्रेडिबल टैलेंट रखती है। इनर लूनाटिक में ज्यादातर ग्रोन मैन की स्टेमिना स्टैट 4 के आसपास होती है, लेकिन उसकी स्टैट रिमार्केबली हाई है। हालांकि वह अभी कॉन्टिनेंट के 3 सोर्ड मास्टर्स या 4 ग्रेट मेजेस में से किसी की पोटेंशियल तक नहीं पहुंची। नॉक्स देखता है कि कम से कम वह फ्यूचर में उन स्तरों तक पहुंच सकती है। वह कंक्लूड करता है कि वह कई डीमंस को मार सकती है, खासकर अपने फायर एट्रीब्यूट के साथ। वह जानता है कि तालिया का फायर एट्रीब्यूट मैजिक इवेंचुअली व्हाइट फ्लेम्स में अवेकन होगा। फ्लेम्स जो भविष्य में डिमोनाइज्ड नॉक्स को जलाने के लिए इस्तेमाल होंगे। वह कॉन्सिक्वेंसेस पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर वह अभी तालिया को एलाई बना लेता है तो फ्यूचर की स्टोरी बहुत बदल जाएगी। इसलिए वह रिजॉल्व करता है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन फॉलो करते हुए डेथ अवॉइड करना है। फिर भी वह सोचता है कि क्या संभव है कि वह किसी के साथ गेट अलोंग करे जो भविष्य में उसे मारने वाला है। 1 महीने बाद ट्रेनिंग हॉल में नॉक्स के ट्विन ब्रदर्स तालिया की सोर्ड स्किल्स एडमायर करते हैं और उसकी क्विक लर्निंग की तारीफ करते हैं। एलन कमेंट करता है कि यह एग्जैक्टली वही है जो वह स्टिल राइनर फैमिली के मेंबर से एक्सपेक्ट करता है। उसका फैमिली नेम सुनकर तालिया अपनी सिस्टर की याद करती है जो उससे बहुत स्ट्रॉन्गर और स्किल्ड है। तालिया को याद आता है कि उसकी सोर्ड एक मैच में टूट गई थी। वह क्वेश्चन करती है कि क्या वह सच में नाइट बन सकती है। उसके थॉट्स उसके लेसन्स पर ड्रिफ्ट होते हैं। एक नाइट कभी ग्रीड से ड्रिवन नहीं होना चाहिए, मॉडेस्टली जीना चाहिए और ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले एक नाइट को सोर्ड और उसके फॉर्म में मास्टरी हासिल करनी चाहिए ताकि वह टाइटल के योग्य बन सके। तालिया भी सोचती है कि क्या रियलिस्टिकली नॉक्स अपने भाइयों को हरा सकता है जिन्होंने सालों तक ट्रेनिंग की है केवल कार्डियो एक्सरसाइजेस करके। उसके दिमाग में ये संभव नहीं है। अगले दिन एक क्राउड इकट्ठा होता है मैच देखने के लिए और बॉय और उसका ब्रदर आमने सामने खड़े होते हैं। उनके फादर, अन्य एल्डर्स और तालिया बैल्कनी पर बैठते हैं ड्यूअल देखने के लिए। टियाओ रॉडवेल की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसे इस ड्यूअल का आउटकम कैसा लगता है, लेकिन रॉडवेल के जवाब देने से पहले रेफरी आगे बढ़ता है और फॉर्मली अनाउंस करता है कि ड्यूअल अब शुरू हो रहा है, जो तय करेगा कि कौन एल्डन एकेडमी में प्रवेश करने का राइट पाएगा। दोनों भाई ऊंचे खड़े हैं, तैयार, सोर्ड्स हाथ में, फाइट करने को तैयार। कुछ पल पहले जब टियो रॉडवेल से ड्यूअल के पॉसिबल आउटकम के बारे में पूछते हैं, रॉडवेल कहता है कि कंसिडरिंग यंग मास्टर एलन के पास्ट परफॉर्मेंसेस, एलन का जीतना ऑलमोस्ट गारंटीड है। टियो उसके साथ अग्री करता है। हेड बटलर सोचता है कि क्या टियो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वह मानता है कि यह सच है कि यंग मास्टर नॉक्स बदल गया है। फिर भी वह नहीं मानता कि नॉक्स जीत पाएगा। उसके लिए यह आउटरेजियस और इम्पॉसिबल होगा। हेड बटलर खुद कभी पेट्रियार्क के पास नाइट के रूप में ट्रेनिंग कर चुका है। वह जानता है कि ब्लेड की कला कभी एलैबोरेट होती है और कभी सिंपल। कितना लॉन्ग ट्रेनिंग किया गया और कितनी सीरियसनेस के साथ क्राफ्ट परस्यू किया गया, ये डिटरमिन करता है कि लेवल क्या होगा। और किसी को पूरी तरह से ऑड्स ओवरटर्न करने का एक ही तरीका है, और जो उसके आगे है उसे नील करने पर मजबूर करना। वह है एक वॉल जो क्लाइम नहीं की जा सकती। ओवरवेलमिंग टैलेंट। वह सोचता है कि क्या यंग मास्टर नॉक्स ऐसा टैलेंट लेकर पैदा हुआ था। थियो कहता है कि पॉसिबिलिटी 0 नहीं है। कम से कम अगर नॉक्स राइनहर ब्लड लेकर पैदा हुआ है तो यंगेस्ट सन में सोर्ड एम्परर का टैलेंट होने का चांस है। अचानक सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसके ट्रेट्स, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस इनएक्टिव हैं। आवर बॉय सोचता है कि इतनी हाई लक स्टैट होने के बावजूद वह इतना अनलकी क्यों है। अब वह कंफ्यूज्ड है। क्या उसका लक स्टैट वास्तव में नेगेटिव में है? उसे पता है कि अंत में वह स्टेमिना स्टैट 4 तक नहीं पहुंच पाया। सिस्टम फिर अपडेट करता है और ट्रेट इफेक्ट्स एक्टिवेशन की जानकारी देता है। वह याद करता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसका स्टेमिना स्टैट सिर्फ 0.1 बढ़ा। वह थोड़ी रिलीफ महसूस करता है क्योंकि उसकी स्टेमिना अब 3.8 है। स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए दौड़ते हुए रोना पूछती है कि क्या उसे सच में उसके साथ दौड़ते रहना है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह नहीं दौड़ेगी तो मजा नहीं आएगा और कौन उसका ख्याल रखेगा।
नॉक्स फिर उसे टॉवल लौटाता है और कहता है कि अभी रेस्ट कर ले। वह चुप रहती है और गुस्से से उसे देखती है। नूक्स उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि उसने बस उसके दिमाग में उसे कर्ज किया। वह डिनाई करती है। सच में और बॉय उसकी स्टेमिना से इम्प्रेस्ड है। वह सिस्टम में उसकी डिटेल्स चेक करता है और कंफर्म करता है कि उसकी सस्पिशन सही है। उसकी स्टेमिना 4.5 है। वह सरप्राइज्ड है कि एक मेड एवरेज मैन से स्ट्रॉन्गर है और सोचता है कि राइनर फैमिली में क्या हो रहा है। वह थोड़ा हैप्पी महसूस करता है कि उसकी स्टार्टिंग स्टेमिना स्टैट उससे हायर है। हालांकि वह 1 महीने से सिर्फ इस एक स्टैट को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, फिर भी ये उसके लिए थोड़ा अपसेटिंग है। रोना इन्फॉर्म करती है कि शाम हो चुकी है और चूंकि ड्यूअल कल है, उसे रेस्ट करना चाहिए। अब ट्रेनिंग हॉल में दोनों भाई आमने सामने खड़े हैं। उसका ब्रदर उसे टॉन्ट करता है, कहता है क्यों नहीं वह गिव अप कर देता। भले ही वह फैमिली का शेम है, फिर भी वह उसका यंगर ब्रदर है और एलन उसे ज्यादा हर्ट नहीं कर सकता अब। और बॉय रिस्पॉन्ड करता है कि उसका ब्रदर ऐसा नहीं लगता कि वह चाहता है कि वह गिव अप करे। एलन कहता है कि वह सही है और ऑनेस्टली वह स्टिल राइनर फैमिली की बेटी को इम्प्रेस करना चाहता है और उसे लगता है कि नॉक्स इसमें उसकी हेल्प करेगा। नॉक्स कहता है कि वह श्योर नहीं है कि यह अच्छा चॉइस है। और बॉय जानता है कि एलन की स्टेमिना स्टैट 8 है। एलन फिर पूछता है कि क्या उसे भी उस पर क्रश है और हीरो जानता है कि वह ऑर्डिनरी मेथड से एलन को डिफीट नहीं कर सकता। रेफरी अनाउंस करता है कि ड्यूल फॉर द एडमिशन टिकट टू एल्डन एकेडमी अब शुरू होने वाला है। वह दोनों भाइयों को भी बताता है कि उन्हें रिजल्ट एक्सेप्ट करना होगा और ऑब्जेक्शंस अलाउड नहीं होंगे। हमारे लड़के के अंदर हल्का सा डर है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह यहाँ हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे अपनी यादें ढूंढनी है और अब भी यह पता लगाना है कि वह कौन था जिसने उसे पत्र भेजा था। उसे यह भी पता है कि 1 साल की ग्रेस पीरियड के बाद उसकी मौत निश्चित है। रेफरी दोनों से पूछता है कि क्या वे तैयार हैं, फिर लड़ाई शुरू करने का संकेत देता है। एलन पहला हमला करता है और हमारा लड़का इतनी बेहतरीन तरह से बचाव करता है कि खुद उसे अपनी डिफेंसिव स्किल की तारीफ करनी पड़ती है। नॉक्स के लिए यही शापित इनर लुनाटिक गेम में एकमात्र स्थिर चीज है। दोनों संतुलन और कुशलता के साथ एक दूसरे पर वार करते हैं। हमारा हीरो जानता है कि अगर वह हार गया तो उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर वह जीता तो सब कुछ पा सकता है। लड़ाई के दौरान सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी स्टैमिना स्टैट 0.1% बढ़ गई है। एलन नॉक्स को चिढ़ाता है, कहता है शायद उसने अपने सिर पर बहुत वार किए हैं और शायद और मारने से उसे अच्छा लगेगा। बालकनी से ड्यूएल देख रही फेसिलिया सोचती है कि यह देखना कि सबसे छोटे ने कैसे बदला है बेकार है। वह बस चाहती है कि इस परिवार का आखिरी बच्चा एल्डन एकेडमी में दाखिल हो और उसका बेटा एलन बने। वह नॉक्स की स्किल्स को घटिया मानकर नजरअंदाज कर देती है। ट्यू ने रॉडवेल से कहा कि वह देखना चाहता था कि नॉक्स कैसे बदला है और अब वह सोचता है क्या यही सब कुछ है जो वह कर सकता है। हेड बटलर पूछता है कि क्या उसे ड्यूएल रोक देना चाहिए। वह बताता है कि अगर उन्हें जारी रहने दिया तो युवा मास्टर नॉक्स को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। टीओ जवाब देता है कि एलन और हार्ट्स की टैलेंट अच्छी है, लेकिन इतनी नहीं, खासकर उनके पहले बेटे गैरन की तुलना में। वे डार्क स्वॉर्ड ऑफ डोमिनेशन की ओवरवेलमिंग पावर के सामने सब कुछ अपने पैर के नीचे रखने की क्षमता नहीं रखते। वह सोचता है कि यह शक्ति किसे मिलेगी। ये सोचकर वह उदास होता है और हेड बटलर को ड्यूएल रोकने का निर्देश देता है। लड़ाई के दौरान सिस्टम फिर से नॉक्स को उसके स्टेमिना स्टैट में वृद्धि की सूचना देता है। अचानक सिस्टम पुष्टि करता है कि उसके ट्रेड्स, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस सक्रिय हो गए हैं। हमारा लड़का पहले ही थक चुका है, लेकिन खुश है कि उसने अपने ट्रेड्स वापस पा लिए। एलन पूछता है क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है। नॉक्स तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, द आवर ऑफ द जीनियस। हमारे लड़के को कहीं सुना था कि जीनियस और टैलेंटेड लोगों के दिन में अपने घंटे होते हैं। वह खुश है कि यह जीनियस ऑनवर है। उसके लिए सब कुछ धीमा दिखने लगता है। इस स्किल की वजह से जो उसकी परसेप्शन बदलती है, दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखती है। वह समझता है कि दुश्मन की गति को धीमा देखना और खुद तेज चलना 2 अलग चीजें हैं। ये स्किल पूरी तरह उपयोग करना कठिन होगा, लेकिन अब उसके ट्रेड्स सक्रिय हैं। वो अपने विरोधी के लिए खतरे में है। अपने सोर्ड के एक तेज और शक्तिशाली स्विंग से नॉक्स एलन का हथियार जमीन पर गिरा देता है। यही एक कदम उसकी जीत की अडिग इच्छा को दर्शाता है। एलन का सोर्ड जमीन पर गिरता है और नॉक्स विजयी दिखता है। युवा मास्टर चिल्लाता है, मजा आया। एलन सदमे में स्थिर है। सोर्ड्समैन जानता है कि अब भी वह गार्ड नहीं छोड़ सकता। उसे पता है कि स्किल केवल 5 मिनट तक टिकती है और उसे उस समय में सब खत्म करना होगा। वह अपने भाई से कहता है कि अब तक वह उसे हल्का मार रहा था, लेकिन अब बोर हो गया है। वह सुझाव देता है कि वे इसे जल्दी खत्म करें और चुनौती देता है कि वह पूरा ताकत लगा कर आए। नॉक्स अपने पिता से पूछता है कि क्या वह दोनों भाइयों का एक साथ सामना कर सकता है। न केवल उसके पिता बल्कि सभी ड्यूएल देखने वाले उसकी आत्मविश्वास से चौंक जाते हैं। तालियां उलझन में देखती है, ये सोचते हुए कि वह अभी क्या कर रहा है। उनके पिता ऊर्जा में बदलाव महसूस करते हैं। साफ है कि उसकी ताकत बदल गई है और वह कुछ छुपा रहा है।
थोड़ी और निगरानी करने का निर्णय लेते हुए वह 2-1 स्पार की अनुमति देता है, लेकिन तभी फासिलिया चिल्लाती है ड्यूएल रोकने के लिए। ड्यू आगे बढ़ता है और लड़ाई शुरू करने का आदेश देता है। एलन फिर से अपनी तलवार उठाता है। हार्ट्स क्रोध में उबलते हुए गुस्से में ग्रॉल करता है कि यह छोकरा उनके पिता के सामने कैसे अपमान कर सकता है। वह नॉक्स को चेतावनी देता है कि तैयार रहे, दोनों जुड़वां एक साथ हमला करते हैं। शुरुआत में युवा फाइटर अपनी रक्षा पर ध्यान देता है, लेकिन जल्द ही वह आक्रामक हो जाता है। एलन जल्दी से अपने जुड़वां को बाईं ओर पास आने के लिए कहता है, लेकिन हार्ट्स क्रोध से अंधा सुनता ही नहीं। सिस्टम सोर्ड्समैन को सूचित करता है कि आवर ऑफ द जीनियस के विशेष प्रभाव की वजह से डार्क परिवार की लो ग्रेड सोर्ड्समैनशिप की प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है। ये सुनकर वह प्रसन्न होता है। अब वह उनके सोर्ड मूवमेंट्स को भी ट्रैक कर सकता है। अपनी अद्भुत गति और लगातार हमलों के साथ वह एलन के कंधे पर वार करता है। तालिया इसकी गति देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि उसने यह कैसे किया। एलन अविश्वास में उसे देखता है, सोचता है कि परिवार की शर्मिंदगी भी इतना विकसित हो सकती है। वहां मौजूद सभी लोग यही जिज्ञासु भाव लिए हुए हैं। हार्ट अपने जुड़वां को डांटता है कि स्पार के बीच ध्यान भटकाने की गलती मत करना। जल्द ही दोनों भाई थकने लगते हैं और फिर युवा मास्टर अपनी पूरी शक्ति खोल देता है। वह सोचता है कि भले ही यह सिर्फ एक स्पार है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण दांव है और स्वॉर्ड घुमाना ही रोमांचक लगता है। कुछ ही समय में वह दोनों भाइयों को जमीन पर गिरा देता है। उसी क्षण सिस्टम उसे सूचित करता है कि आवर ऑफ द जीनियस समाप्त हो गया। वह राहत की सांस लेता है कि यह जल्द ही खत्म हो गया। फासिलिया अपने दोनों पुत्रों पर क्रोधित होकर जोर से चिल्लाती है। नॉक्स रेफरी की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या विजेता तय हो गया। रेफरी पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि विजेता है युवा मास्टर नॉक्स। ड्यूएल देखने वाले सभी खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पिता भी। नॉक्स उनकी सराहना के लिए आभार व्यक्त करता है और विनम्रता पूर्वक अनुमति मांगता है कि वह वहां से जा सके। प्रशिक्षण हॉल से बाहर जाते समय तालिया सोचती है कि उसे तुरंत उससे बात करनी चाहिए। बाहर निकलते ही उसे बेहद थकान महसूस होती है और फिर वह अपने हाथ पर खून देखता है। जल्दी ही वह समझ जाता है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने स्किल को थोड़ी देर ज्यादा चलाया। उसे पता है कि आवर ऑफ द जीनियस में एक बड़ी खामी है। यदि समय सीमा से अधिक चला जाता है तो यह रिकॉइल नामक डेबफ इफेक्ट ट्रिगर करता है। सिस्टम सूचित करता है कि आवर ऑफ द जीनियस के रिकॉइल की वजह से उसकी लाइफ स्पैन में 2 दिन और 17 घंटे की कटौती हुई है। वह इसे सबसे खराब डेबफ मानता है। ये स्थायी रूप से लाइफ स्पैन घटाता है और बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाता है। हालांकि वह पहले से ही टर्मिनली बीमार है, लेकिन वह खुश है कि रिकॉइल दूसरों के सामने सक्रिय नहीं हुआ। अगर किसी ने देखा होता तो उसकी एकेडमी में प्रवेश रद्द हो सकता था। अचानक तालिया उसके पीछे दौड़ती है और पूछती है कि क्या स्पार के दौरान उसे चोट लगी। उसे देखकर वह खुश नहीं है। वह यह नहीं देखना चाहता कि उसे पकड़ लिया गया और सोचता है कि इतनी भीड़ में ऐसा क्यों सिर्फ उसके साथ होना पड़ा। वह टियो को अपनी स्किल के रिबाउंड के बारे में नहीं बता सकता। तालिया जल्दी पूछती है कि उसने अपने टूटी हुई बॉडी के साथ भाइयों के बीच लड़ाई कैसे जीती। युवा मास्टर सोचता है कि वह क्या प्लान कर रही है, लेकिन वह बस कहती है कि उसने उसे गलत समझा है। वह स्पष्ट रूप से उसकी प्रदर्शन से प्रभावित है। पिछले महीने उसने देखा था कि नॉक्स ने पहले दिन कभी सोर्ड नहीं उठाया, केवल लकड़ी की तलवार अस्थिरता से घुमाई। किसी ऐसे व्यक्ति का जीतना यह साबित करता है कि वह प्रतिभाशाली है। अब वह जानना चाहती है कि उसने ऐसी प्रतिभा कैसे जगाई और कैसे ट्रेन किया। लेकिन ड्यूएल खत्म होने और उसे अकेले देखते हुए वह भ्रमित है और जानना चाहती है कि वास्तव में क्या हो रहा है और वह इस हालत में क्यों है। उसके दिमाग में कई सवाल हैं। क्या उसने अपनी जीनियस और टैलेंट से भाइयों को हरा दिया? यह भी अफवाहें थीं कि नॉक्स कुछ काम का नहीं है। उसने बस कड़ी मेहनत की और जीत हासिल की। जब वह उसे खांसते हुए देखती है तो पूछती है कि क्या वह ठीक है और मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका हाथ ठुकरा देता है और कहता है कि कभी उसे छूना मत। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पिछले 2 साल से वह गेमिंग में मग्न है, जिससे दूसरों के साथ तालमेल मुश्किल हो गया है। उसे यह भी पता है कि वह भविष्य में उसे मार सकती है। तालिया माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह सोर्ड के प्रति इतना गंभीर है और उसने सुना था कि उसका शरीर जन्म से ही कमजोर था। अब वह समझती है कि उसने केवल स्टैमिना ट्रेनिंग क्यों की। वह कहती है कि उसने उसे गलत समझा और अच्छा नाउम्मीद जैसा व्यवहार शायद उसका इरादा नहीं था। वह यह भी बताती है कि अम्मा ने कहा था कि लोग ऐसे गलती कर सकते हैं। सोर्ड्समैन थोड़े भ्रमित महसूस करता है और सोचता है कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि वह इतनी ईमानदार है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने गेम में देखा है। हालांकि उसे पता है कि उसके पास नाइट के ट्रेट्स हैं। वह यह भी सोचता है कि एक गर्वीले प्रतिष्ठित ड्यूक परिवार की बेटी होने के नाते उसके लिए गलती स्वीकार करना कठिन होगा। वह उससे कहता है कि अगर यही उसके बारे में विचार है
तो कृपया खून बहने की बात किसी को न बताए। वह इसे गुप्त रखने के लिए सहमत हो जाती है। उसे देखते हुए वह सोचता है कि शायद अब उसे इस मामले के दूसरों तक पहुंचने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह उससे वादा करने को कहता है और जाने को कहता है। वह उदास महसूस करती है क्योंकि नॉक्स ने उस पर ध्यान नहीं। उस रात टियाओ के कार्यालय में वह हेड बटलर से कहता है कि लगता है उसकी अटकल सही थी और पूछता है कि नॉक्स की प्रतिभा के बारे में वह क्या सोचते हैं। रॉडवेल जवाब देता है कि पहले वह समझ नहीं पाया कि नॉक्स ने खुद को क्यों हराया, लेकिन अपने उम्र के बच्चों और सभी अन्य युवा मास्टरों में वह मानता है कि नॉक्स सबसे बेहतर है। टियाओ सहमत होता है, लेकिन स्वीकार करता है कि उसे लगता है कि नॉक्स कुछ छुपा रहा है। वह रॉडवेल को आदेश देता है कि वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे और केवल देखने तक ही सीमित रहे, चाहे वह कुछ भी करे। वह यह भी सोचता है कि क्या नॉक्स में सुप्रीम ब्लैक सोर्ड को विरासत में पाने की पर्याप्त प्रतिभा है। टियाओ बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा और जो रॉडवेल कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। रॉडवेल आश्वस्त करता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। अब देर रात हो चुकी है और सिस्टम युवा मास्टर को सूचित करता है कि उसने ट्यूटोरियल क्वेस्ट पूरा कर लिया और पहली लड़ाई जीत ली। नॉक्स जानता है कि यह एक ऐसी सोर्ड है जो वास्तविकता बन जाती है, लेकिन गेम लाइक सिस्टम अब भी मौजूद है। स्टेटस विंडो भी बनी हुई है। सिस्टम बताता है कि उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और फ्री स्टैट पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। यह उसके लिए जैकपॉट जैसा है, लेकिन वह ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उसने पूरे महीने स्टैमिना बढ़ाने के लिए दौड़ लगाई और यह पहले ही मिल सकता था। वह अपने कमरे में स्टेटस विंडो को देखते हुए बैठता है। वह अपनी लक स्टैट को देखता है और इसे 7 से 10 बढ़ा देता है क्योंकि यह मेहनत से नहीं बढ़ाई जा सकती। इनर लुनाटिक में लक सबसे मूल्यवान स्टैट है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह तुरंत इसका मूल्य जांचने का निर्णय करता है। सिस्टम सूचित करता है कि उसे मास क्लियर का लाभ 27 बार मिला है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि बेनिफिट सिस्टम अब भी मौजूद। ये उसके लिए राहत की बात है। वह तुरंत गॉटचा करने का निर्णय करता है और उसके सामने एक विशाल मशीन प्रकट होती है। वह हंसता है, सोचता है कि इसे सीधे देखकर अजीब लगता है। उसे याद आता है कि जब लक स्टैट सबसे उच्च स्तर पर होता है तो इंटरमीडिएट रैंक या उससे ऊपर आने की संभावना 99% होती है। वह विभिन्न रैंक्स को देखता है जिनमें एडवांस्ड रैंक सोने का और उच्चतम रैंक रेनबो है। वह गोल्ड या उससे ऊपर पाना चाहता है। इनमें एडवांस्ड रैंक सोने का और उच्चतम रैंक रेनबो है। वह गोल्ड या उससे ऊपर पाना चाहता है। मशीन प्रक्रिया शुरू करती है और एक गोल्ड रैंक उसके हाथ में आता है। यह एक गोल्ड लेटर है। सोर्ड्समैन इसे खोलता है और सिस्टम उसे एडवांस ट्रेट सुप्रीम रूलर्स ऑ प्राप्त करने के लिए बधाई देता है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि उसे वास्तव में यह मिला। सिस्टम स्किल की पूरी जानकारी दिखाता है। ये उसके लिए सुपर जैकपॉट है कि उसे एक डीबफ स्किल मिलेगा, लेकिन उसके पास एक और रिवॉर्ड भी। ये वन टाइम यूज स्किल कॉन्फर्मेशन